ये जो मोदी फैक्टर है ना कि मोदी जी के नाम पर हम लड़ेंगे, डबल इंजन है, ये भी इसकी भी एक सीमा अब हो गई है। पनौती या ये जो है कि हेडलाइन बन सकती है, एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन इस पर मतदान होगा ये मुझे नहीं लगता है। चारों राज्यों में जहां मैं गया हूं, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि हम कह सकते हैं 100% यही सरकार आ रही है। इस बार चुनाव जो है पार्टियां नहीं लड़ रही, ऐसा लड़ रहा है कि स्कीम चुनाव लड़ रही है। इंडिया अलायंस चाहता तो है कि कांग्रेस जीते, लेकिन ज्यादा ना जीते। अगर इसमें कांग्रेस जीतती है तो विपक्ष में फाइनल में एक तरह से कांग्रेस खेलेगी विपक्ष की तरफ से, और अगर हारती है तो फिर उसको इंडिया अलायंस में समझौता करना पड़ेगा। जब दो नेशनल पार्टी आमने सामने आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, तब वो बैटल होता है। लेकिन जब नेशनल पार्टी के खिलाफ रीजनल पार्टी होती है, क्षेत्रीय दल होता है, तो वो वॉर होता है, जंग होती है। सबसे पहले सर राजदीप सर, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा कि आप इस समय हैदराबाद में हैं। तेलंगाना का जो इलेक्शन यानी कि जो वोटिंग है वो 30 तारीख को होगी, और राजस्थान में वोटिंग जो है जब ये रिकॉर्ड चलेगा तो उस दिन हो रही होगी। तो आप इन चुनावों को लेकर सबसे पहले बताइए कि ग्राउंड पर क्या स्थिति है, खास तौर पर आप जिन राज्यों में गए। अविचल, मैं पहले छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और अब तेलंगाना में हूँ। मैं मिजोरम नहीं जा पाया, जो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं कहूंगा मुझे एक ट्रेंड दिखी है इन चारों राज्यों में कि जितनी भी सरकारें हैं वो नोटिस पर हैं, और खास करके वहां के एमएलए और भी नोटिस पर हैं। एक आप जहां भी मैं गया, लोग गुस्सा इतना नहीं है, लेकिन लोगों में एक थकावट नजर आई। पिछले 5 साल लोगों के लिए आसान नहीं रहे, कहीं भी आप जाइए। 2 साल कोविड में गए, कुछ राज्यों में सरकारें बदली, जैसे मध्य प्रदेश, कहीं डिफेक्टर्स हुए, जहां जैसे तेलंगाना में कई लोग डिफेक्ट करके कांग्रेस से बीआरएस में चले गए, और राजस्थान में तो चुनावी एक तरह से पावर स्ट्रगल रहा गहलोत जी और पायलट जी के बीच। तो हर राज्य में जाए तो आप वोटर से पूछे तो वोटर थोड़े थके हुए नजर आते हैं, लेकिन वोटरों को पिछले 1 साल में सभी सरकारों ने कुछ ना कुछ कैश हैंडआउट्स दिए हैं। कहीं फ्री मोबाइल दिए हैं, कहीं लाडली बहना में कुछ दे दिया आपको 1250 या 1000 रुपए कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए। तो ये एक तरह से, मैं अगर एक लाइन में आपको कहूं मेरे दौरों के बाद, ये चुनाव है एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार विरोधी या एमएलए विरोधी भावना कि हमारे एमएलए कहाँ थे जब हम मुसीबत में थे। लोगों को लगता है नौकरियां नहीं मिली, पेपर लीक्स बहुत बड़ा मुद्दा हर राज्य में, तो युवाओं में भी एक तरह से वहां मैं सब कहूंगा गुस्सा, रोष। और दूसरी तरफ हर सरकार कुछ ना कुछ कैश हैंडआउट्स दे रही है, किसी तरह से लोगों को लास्ट मिनट लुभाने के लिए। अब लोग फ्रीबी की तरफ जाते हैं, जिसे रेवड़ी कहा जाता है, लोग उसे रेवड़ी कहते हैं। उस बीच और ये एंटी इनकम्बेंसी की जो भावना है, उन दोनों के बीच में हर राज्य में टकराव है। इसीलिए किसी भी राज्य में आसानी से नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा। वोटर क्या फ्रीबी से लुभाए जाएंगे, या एंटी इनकम्बेंसी और सरकार विरोधी जो भावना है उसका एक तरह से पलड़ा भारी रहेगा। इस बार ये चुनाव जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या बीआरएस हो, लेकिन इसमें गारंटी जो है वो जरूर जुड़ चुकी है। ये बात संजय कुमार ने कही थी कि इस बार चुनाव जो है पार्टियां नहीं लड़ रही, ऐसा लड़ रहा है कि स्कीम चुनाव लड़ रही है। मैं दोनों तरफ से स्कीम, या तो सरकार ने कुछ, जैसा राजदीप ने कहा कि साल भर में कैश दे दिया है, या जो पार्टी विपक्ष में है वो कह रही है कि हम आपको कुछ और देंगे, बेहतर देंगे जो आपको अभी मिल रहा है। लेकिन मुझे जो राजदीप की बात से लगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जो 4 राज्य जहां वो गए हैं, वहां चारों राज्यों में सरकार एक तरह से नोटिस पर है। मतलब वो सरकार जो सत्ता में है, जो भी पार्टी है, वो मुश्किल में है। और मुझे लगता है कि जो भी हमने तो यहीं से देखा है, हमने वहां मैदान में जाके नहीं देखा है, लेकिन अगर आप जो भी अभी तक ओपिनियन पोल आए हैं छत्तीसगढ़ के अलावा, वो लगभग इसी बात का संकेत दे रही है कि जो जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी मुश्किल में है, राजस्थान में कांग्रेस मुश्किल में है, या तेलंगाना में बीआरएस मुश्किल में है, छत्तीसगढ़ के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस सरकार में होते हुए भी थोड़ा उसके पास एडवांटेज है। तो राजदीप, क्या ये आकलन ठीक है कि ये जो बढ़त, जैसे आपने कहा कि जो सत्ताधारी पार्टी है या जहां जहां जो सरकारें हैं, उनकी सरकार जा सकती है इस चुनाव में?
देखिए यही तो ये बहुत मुश्किल है कहना कि सभी राज्यों में सरकारें जाएगी, क्योंकि सरकारों ने कमबैक किया है पिछले 6-9 महीनों में। जिस तरह से सरकारों ने लोगों को लुभाने की कोशिश की है, उससे ये कहना मुश्किल है कि सभी सरकारें जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी देखिए टक्कर है, ऐसा नहीं है कि कोई केक वॉक मैं मानता हूं कांग्रेस के लिए। किसी ये चारों राज्यों में जहां मैं गया हूं, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि हम कह सकते हैं 100% यही सरकार आ रही है। हाँ, राजस्थान में इतना जरूर है मिलिंद कि मुझे लगा कि क्योंकि गहलोत जी लोकप्रिय, लेकिन एमएलए के खिलाफ वहां जो सिटिंग एमएलए है नाराजगी नजर आई। वहां क्योंकि एक इतिहास भी है हर 5 साल बदलने का, तो वहां मैं कह सकता हूँ एक जरूर एडवांटेज बीजेपी है। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां 3 महीने पहले लगा था कि कांग्रेस का आना लगभग तय है, मैं समझता हूं वहां टक्कर है। छत्तीसगढ़ में जहां लगा था कि भूपेश बघेल की सरकार आएगी, वहां भी टक्कर है। और यहाँ जब मैं तेलंगाना पहुंचा तो कई लोगों ने कहा कि बीआरएस का जाना लगभग तय है। 10 साल दक्षिण भारत में कोई मुख्यमंत्री ने हैट्रिक नहीं की है। लेकिन जब आप जमीन पर जाते आप देखते हैं केसीआर फैक्टर अभी भी है, उनका एक इमोशनल कनेक्ट है, उनके एमएलए के खिलाफ नाराजगी है। एमएलए को कहा जाता है भ्रष्ट है, बहुत पैसे बनाए हैं, जो स्कूटर पर चलता था आज वो मर्सिडीज में चलता है, ये सब सुनने को आता है। लेकिन खुद उस लीडर के साथ एक कनेक्शन है। तो इन सब चीजों में मिलिंद ये कहना कि कौन सी सरकार जाएगी आएगी मुश्किल है, क्योंकि हर राज्य में ये भी देखने को मिलता है मिलिंद। जैसे मैं हैदराबाद में हूं, यहाँ लोग बहुत खुश हैं केसीआर की सरकार से, कहते हैं कि हमें 24 घंटे बिजली मिलती है, पानी मिलता है, सहूलतें हैं, आईटी सेक्टर बड़ा है, तो यहाँ खुश है। लेकिन आप जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हो, वहां लोगों की परेशानी बढ़ती है। वो कहते हैं नहीं, ये जो नेता है वो उनके लिए सब विकास हुआ है, हमारे लिए उतना हुआ नहीं है। तो हर राज्य में डिवाइड भी है। मध्य प्रदेश में भी मैंने देखा, आप एक रीजन से दूसरे रीजन में जाए, एक तरह से वातावरण बदलता रहता है। छत्तीसगढ़ में भी यही देखा कि अगर आप अर्बन एरियाज में हैं तो लगता है कि बघेल सरकार की मुश्किल बड़ी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वहां किसानों से मिले तो वो खुश नजर आए। तो ये हमारी पॉलिटिक्स बहुत कॉम्पिटिटिव बन गई है मिलिंद। तो मैं इन पोलस्टर्स भले ही कुछ भी कहें, मैं थोड़ी सावधानी इस बार बरत रहा हूं कि ये कहना कि सभी सरकारें जाएगी या हर सरकार एंटी इनकम्बेंसी का शिकार बनेगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ चीजें साफ है। पेपर लीक्स का जो मामला मिलिंद मैंने उठाया अभी, आप राजस्थान जाइए, बहुत बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में भी कुछ हद तक है, और यहाँ तो तेलंगाना में भी है, यहाँ भी एग्जाम्स कैंसिल हुए। ये मुझे लगता है हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी एक चुनौती है कि आप एग्जाम करते हैं और पेपर लीक होते हैं, रिक्रूटमेंट समय पर नहीं होते, तो युवाओं में जो गुस्सा नजर आता है कि नौकरियां एक तरफ नहीं है और वहां पेपर लीक्स है, ये मैं हर राज्य में देख रहा हूं। और ये मुझे लगता है हमारे सिस्टम के लिए बहुत, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये गुस्सा तो लोगों में है मिलिंद। राजस्थान में जिस तरीके से एक इंटरेस्टिंग चुनाव हो गया, लेकिन बहुत लास्ट ओवर में आकर हुआ। ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट या अशोक गहलोत को जिस तरीके से मिलाने की कोशिश की गई, या कहें कि लास्ट में दिखाया कि हाँ सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ में है, ये सर मैं जानना चाहता हूँ कि काफ़ी लेट हो गया। और एक और बात जिसको लेकर आज अमित शाह ने भी कहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी का अपमान किया जाता है तो फिर देश जवाब देता है। वो दरअसल एक बयान का जिक्र कर रहे थे जो राहुल गांधी ने लगातार किया है। 2 सवाल आपने पूछे, पहले सवाल का जवाब बिल्कुल साफ है। देखिए जनता जो है ना वो मूर्ख नहीं है, वो हर चीज अब देखती है, वो जागरूक है कि 4-4.5 साल कांग्रेस पायलट और गहलोत गुट के बीच में जो लड़ाई हुई वो जनता के सामने है। अब आप लास्ट मिनट आके फोटो आप करते हैं लास्ट ओवर में, जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। जनता जान गई है कि कांग्रेस में पिछले 4-4.5 सालों में अंदरूनी लड़ाई थी, तो उसका तो नुकसान कांग्रेस को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। वहीं मैं कहूंगा ये जो मोदी फैक्टर है ना, कि मोदी जी के नाम पर हम लड़ेंगे, डबल इंजन है, ये भी, इसकी भी एक सीमा अब हो गई है। केवल आप मोदी फैक्टर लेके नहीं चुनाव लड़ सकते। जनता अगर कहती है कि हमारा एमएलए, जब हमारी कोविड की त्रासदी हुई थी, हमारा एमएलए आया ही नहीं, हमारे साथ नहीं था, हम हमारे दुख में शामिल नहीं हुआ, तो फिर मोदी जी भले दिल्ली में हो
और मोदी जी की एक लोकप्रियता है। मैं ये भी कह दूं, हर राज्य में मैं जाता हूं, कई लोग कहते हैं विधानसभा का चुनाव है, वहां हम क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव डालेंगे, कौन हमें एमएलए चाहिए, कौन मुख्यमंत्री, कौन सी सरकार। लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इस एक लिमिटेशन है, जब आप तेलंगाना में आते हैं, बीजेपी मोदी जी के नाम पर यहाँ चुनाव नहीं जीत सकती। तो एक मोदी फैक्टर जो है ना, बार बार लोग कहते हैं कि मोदी जी को जो आपने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि ये लोग मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। चुनाव में अगर बीजेपी के एमएलए ने किसी जगह में परफॉर्म नहीं किया है, तो मोदी जी आए ना आए उससे वोटर नहीं लुभाने। विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग है। यहाँ मोदी जी के नाम पर ना आप जीत सकते हैं, ना राहुल गांधी या गांधी परिवार के नाम पे। आप एमएलए के नाम पे या मुख्यमंत्री के नाम पर शायद चुनाव जीत सकते हैं। राहुल गांधी ने लगातार वर्ल्ड कप फाइनल का जिक्र किया और उसमें फिर जो उन्होंने जो चुनाव प्रचार में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा, उसको लेकर अमित शाह ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जब भी प्रधानमंत्री जी का अपमान हुआ है तो देश ने जवाब दिया है। क्या ये सिंपैथी क्रिएट करेगा? बिल्कुल नहीं, ये जमाना अब ये कोई सिंपैथी बिम्पैथी का कुछ नहीं है। जब मेरी नौकरी चली गई है, जब मेरी आमदनी चली गई है, जब 4 महीने पहले तक गैस के सिलेंडर का भाव 1100 था, चुनाव आते आते आपने 500 रुपए किया। मैं एक यही तेलंगाना में किसी से ग्रामीण क्षेत्र में था, उन्होंने कहा देखिए चुनाव के पहले सब पार्टियां कहती है गैस का सिलेंडर कम हुआ होगा, फिर हर साल चुनाव होना चाहिए ताकि हमारा गैस का सिलेंडर का भाव कम हो जाए। तो ये लोगों के मुद्दे हैं कि हमारी आमदनी कम हुई, हमारे बेटे की नौकरी चली गई कोविड के टाइम पे, हमारी एक छोटी सी दुकान थी, हमें बहुत परेशानी होती है, हमारे हम जीएसटी का इंस्पेक्टर जो है उसने हमें परेशान किया है। ये लोगों के मुद्दे हैं। ये किसी ने किसको पनौती कहा, किसी ने किसको पप्पू कहा, इससे ये चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो एक जमाने में शायद शुरुआत में हुआ करता था, मोदी जी की एक सिंपैथी फैक्टर थी, अब नहीं होता है। अब लोकप्रियता, अगर आपने काम किया है तो लोग आपको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड देते हैं। ये बाकी मुद्दे पर ये चुनाव नहीं लड़ाया गया, ना मोदी बनाम राहुल, तो बिल्कुल ही नहीं है ये चुनाव। मिलिए सर, जो राजीव सर ने कहा कि ये जो चुनाव है ये बहुत ही लोकल है और इसको लेकर जो बात आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर साप्ताहिक सभा में आपने एक फ्रेज लिया कि ये 24 का कोई सेमीफाइनल नहीं है, ये 23 का फाइनल है। तो वो उसी तरीके से इसको देखा जा रहा है और उसी तरीके से देखा जा रहा है कि किस तरफ जो है, यानी कि कौन सी पार्टी किन राज्यों में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दे। राजस्थान में अभी टक्कर लग रहा है कि कांग्रेस की बची नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों में उसकी टक्कर मजबूत होती जा रही है, खासतौर पर तेलंगाना। नहीं तो देखिए, बार बार हम जो राजीव ने दोनों बातें कही वो हम बार बार बातें करते रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जो मोदी फैक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसकी लिमिटेशन है। मैंने भी मतलब मैं अभी हाल में तो नहीं गया, लेकिन 2 महीना पहले जब मैं मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान गया था, तो ये चुनाव जो है वो विधानसभा का चुनाव है, लोगों को पता है कि किसके लिए मतदान कर। तो डबल इंजन की लिमिटेशंस जो है वो इस बार टेस्ट हो जाएगी, जो भी रिजल्ट आएगा। और ये हमने कर्नाटक में भी देखा कि लोगों को बजरंगबली से मतलब नहीं है। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि पनौती या ये जो है कि हेडलाइन बन सकती है, एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन इस पर मतदान होगा, ये मुझे नहीं लगता है कि ये कोई मतदान को प्रभावित करेगा, चाहे मतलब कांग्रेस के पक्ष में या कांग्रेस के विपक्ष में। राजदीप सर, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, आपने राजस्थान और तेलंगाना का खासतौर पर जिक्र किया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोट पड़ चुके हैं, मिजोरम में भी पड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव भी काफी ज्यादा, जितने ओपिनियन पोल्स आए, सर्वेज आए, लगभग 90% की जो स्थिति रही वो ये रही कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो कांग्रेस को बता रहे हैं या फिर उसको मेजोरिटी के साथ बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये है कि महिलाओं ने कैसे वोट दिया, जो आंकड़े निकल आ रहे हैं उसमें महिलाओं का वोट परसेंटेज थोड़ा बड़ा है। अब ये महिलाओं ने क्या लाडली बहना स्कीम लेकर अपना चुनाव अपना मत बीजेपी को दिया है? क्या पुरुषों ने ज्यादा वोट करके कांग्रेस को वोट दिया है? क्या क्या मध्य भारत में पूरी तरह से बीजेपी हावी है? और क्या ग्वालियर चंबल में लोगों ने जो गद्दार शब्द यूज बार बार होता था ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके सपोर्टर्स पर, क्या उसका कितना परिणाम हुआ है?
ट्राइबल एरियाज में, जहां कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था 2018 में, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कोशिश की है ट्राइबल लोगों को लुभाने के लिए। क्या महिला और पुरुष ट्राइबल्स में फर्क आ सकता है शहर और ग्रामीण एरिया में? इसीलिए मध्य प्रदेश में भी ये कहना कि हालांकि आपकी बात सही है कि ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि कांग्रेस आगे है, मैं अभी भी कहता हूं ये सब चुनाव जो है 50-50 या 52-48 के चुनाव है। किसी के पास 52, किसी के पास 48, कोई वेव नजर नहीं आता। अगर वेव नजर आता तो लोगों में एक गुस्सा नजर आता, एक अंडर करंट नजर आता कि किसी भी हालत में हमें ये सरकार हटानी है। मुझे लगा कि शायद तेलंगाना में, क्योंकि दक्षिण भारत में कभी कभी वेव निकलती है, यहां भी चर्चा है कि लोगों में एक गुस्सा है कि 10 साल में केवल केसीआर और उनके परिवार को बेनिफिट मिला, हमें नहीं। लेकिन जब आप जमीन पर जाते हैं आप देखते हैं केसीआर ने बहुत कुछ किया भी है डेवलपमेंट के नाम पर। तो ये किसी भी स्टेट में आज की तारीख में आसानी से हम नहीं कह सकते कि एक ही पक्ष 100% जीतेगा। ये एक राजनीति बदल रही है। एक जमाने में वेव इलेक्शंस इस देश में हुआ करते थे, अब आप देखेंगे वेव इलेक्शंस कम होते नजर आते हैं कि बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि एक चुनाव आ जाता है जिसमें लोग कह देते हैं किसी भी हालत में हमें ये सरकार हटानी है या किसी और को लाना है। ज्यादातर किसी को हटाने की बात होती है। मैंने किसी भी राज्य में ऐसा नहीं देखा, क्योंकि राजस्थान में भी, क्योंकि हम फिर राजस्थान पर 1 मिनट के लिए आते हैं, वहां भी लोगों में यह था कि यार हर 5 साल सरकार बदलती है, लेकिन गहलोत जी की पहचान वहां लोगों में अच्छी है। ऐसा नहीं है कि लोग गहलोत, युवाओं में नाराजगी है, लेकिन महिलाओं से जब बात होती है महिला इतनी नाराज नजर नहीं आते, और वो कहते हैं नहीं गहलोत जी ने कोशिश की है, कोविड में ठीक ठाक उन्होंने काम किया। वहीं शिवराज सिंह चौहान व्यक्ति के खिलाफ कोई गुस्सा नजर नहीं आता। थकावट हो सकती है कि वही चेहरे हैं, लेकिन गुस्सा नजर नहीं आता। इसलिए ये चुनाव मैं समझता हूं हाइपर लोकल बन गया है कि उस क्षेत्र में या उस रीजन में वहां की परिस्थितियों को देखकर लोग इस बार वोट देने आ रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप देखेंगे कई सिटिंग एमएलए उनको हार खानी पड़ेगी इस बार। केसीआर ने यहाँ एक गलती कर दी, उन्होंने अपने एमएलए नहीं बदले, केवल 6-7 बदल दिए। मुझे लगता है अगर अशोक गहलोत ज्यादा एमएलए बदलते तो उनको भी फायदा होता। अगर शिवराज सिंह चौहान भी ज्यादा अपने एमएलए बदलते तो उनको फायदा होता। बाघेल जी भी वही। तो सिटिंग एमएलए पर नोटिस है, केवल सरकारों पर नहीं, जो भी एमएलए बैठा हुआ है उस पर एक तरह से रेड लाइट वोटर दे सकता है इस बार। मिलनी सर, क्योंकि आप स्वयं जो है मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश को लेकर कहा जा रहा है कि जो इंटरेस्ट जो हम राजस्थान को लेकर या कह रहे थे या तेलंगाना को लेकर कह रहे थे, वो इंटरेस्ट जो है वो एमपी में भी बहुत खास देखने को मिल सकता है। उसकी वजह जो है 2-4 इस तरह की है कि कांग्रेस ने प्रचार में सघनता नहीं दिखाई है। बहुत बीजेपी के खिलाफ जब प्रचार था तो उसमें उतनी मजबूती नहीं दिखी, वो थोड़े बैठे थे, प्रचार हो रहा था लेकिन वो बात नहीं थी। अभी चल, अब तो वो तो बीत गई सो बात गई, अब तो प्रचार भी हो गया, लोगों ने वोट भी डाल दिया। अब तो हमको मध्य प्रदेश के मामले में 3 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो है, जो राजीव ने पहले कही थी कि चुनाव से 2 महीने पहले लग रहा था कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ा एज है, और वो चुनाव आते आते घट गया। तो अब अगर आप चुनाव खत्म होने के बाद भी अगर आप दोनों कैंप से बात कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारी 125 सीटें आ रही है। मतलब कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा है कि हमारी 10 सीटें कम आ रही है या ज्यादा आ रही है। दोनों को उतना ही भरोसा हो रही है। मैं ऐसे लोगों के हवाले से बात कह रहा हूँ जो कि कैंपेन से जुड़े हुए या वो कैंपेन चला रहे हैं। तो बीजेपी को अभी भी इस बात का भरोसा है, और जो कि कल शिवराज सिंह चौहान जब जयपुर पहुंचे थे उन्होंने ये बात कही थी कि जो महिलाओं का मतदान थोड़ा ही बढ़ा है, तो उनको ये लगता है कि ये जो लाडली बहना स्कीम है, जिसकी गूंज जब जब आपने ग्राउंड पे गए हैं, लोगों से बात की, उसकी बात सुनाई देती है, तो वो उनको लगता है कि वो उनके लिए बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। तो यही मतलब मुझे लगता है अगर बीजेपी वहां जीतेगी तो ये लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश में है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। और अब अगर हारती है तब तो फिर आप जो भी इसके परिणाम के अर्थ लगा लें, लेकिन कुल मिला के अभी भी दोनों पक्ष में से कोई भी आदमी ये अपनी हार मानने के लिए, आमतौर पर चुनाव के बाद लोग
मान लेते हैं कि नहीं हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं या हार जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी भी दोनों पक्षों का जो कॉन्फिडेंस है वो इसको कांटे की टक्कर बनाए हुए हैं। मध्य जी। प्रदेश में बड़ी एक अच्छी बात किसी ने कही कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हारती नजर आ रही है लेकिन कांग्रेस जीतती नजर नहीं आ रही है। वही राजस्थान में कहा गया कि यहाँ बीजेपी जीतती नजर आ रही है लेकिन गहलोत हारते नजर नहीं आ रहे हैं। और यहाँ तेलंगाना में भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास मोमेंटम है लेकिन केसीआर अभी भी रेस में है। अब आप देखिए इस तरह की, यानी जहां भी आप जाओ लोग जानते हैं जो असली जमीन से जुड़े हुए हैं, कोई भी स्टेट बिल्कुल सेफ किसी के लिए नजर नहीं आता। और तेलंगाना की एक खासियत एक नेता ने मुझे कल कही जो हमारे दर्शकों को सोचनी चाहिए कि जब दो नेशनल पार्टी आमने सामने आते हैं जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, तब वो बैटल होता है। लेकिन जब नेशनल पार्टी के खिलाफ रीजनल पार्टी होती है, क्षेत्रीय दल होता है, तो वो वॉर होता है, जंग होती है। रीजनल पार्टीज बिल्कुल छोड़ वो साम दाम दंड भेद सब लगाती है एक तरह से, तो उनको हराना नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। और वहीं इन बाकी राज्यों में क्योंकि ये मुख्यमंत्री बड़े सालों से रहे हैं, अनुभवी है, उनको इतने, एक शिवराज सिंह चौहान हो या अशोक गहलोत हो, उनको हराना इतना आसान नहीं होता है जितना हम समझते हैं। हालांकि अशोक गहलोत 2 बार हारे, 2003 और 2013, लेकिन शायद इस बार उतनी बुरी हार नहीं होगी कांग्रेस की जितनी पहली हुई है और वो रेस में है। वही शिवराज सिंह चौहान जो 3 महीने जैसे मिलिंद कह रहे थे, लग रहा था सबको कि कांग्रेस का जीत लगभग तय है। कर्नाटका के बाद शायद उनका ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। लेकिन ये जब आप 20 साल राजनीति में रहे हैं तो आप भी जानते हैं, आप पुराने खिलाड़ी हैं। इस चुनाव में ये सब पुराने खिलाड़ियों का चुनाव है। केसीआर हो, शिवराज हो, गहलोत हो, कुछ हद तक रमन सिंह पर भी आपको फिर से आना पड़ा बाघेल जी को टक्कर देने। तो ये पुराने खिलाड़ी जो है ना, ये चुनाव कैसे करना है जानते हैं। अगर मगर मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी कि अगर कांग्रेस वहां जीतती है तो जो इंडिया अलायंस थोड़ा सा अभी धीमा पड़ा हुआ है उसको ड्राइव मिल जाएगी, उसमें फायर आ जाएगी और उसकी वजह होगी कांग्रेस की जीत। अगर कांग्रेस वहां जीतती है तो बाकी राज्यों के परिणाम भी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, उनको भी अलग संदर्भ में देखा जा सकता है। लेकिन जो साउथ से जो हमेशा कांग्रेस एक कोशिश करती है कि एक नई उत्थान की बात कर दी जाए, अगर वो केसीआर के गढ़ से वो करते हैं तो नया एक ड्राइव, एक फोर्स जो है वो इंडिया अलायंस को मिल जाएगा। हालांकि ये बराबर जो है मिलिंद सर कहते हैं कि ये 2023 का फिनाले है लेकिन 24 के लिए जरूरी हो जाएगा। देखिए, मैं मिलिंद सर की बात बिल्कुल मानता हूं कि ये 2023 का चुनाव एक तरह से फाइनल 2023 का है, ये कोई सेमीफाइनल नहीं है 2024। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, तेलंगाना में अगर कांग्रेस जीतती है तो उनको लगेगा कि कर्नाटका का मोमेंटम जो है वो हमारे साथ है। हालांकि उनको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जीतना पड़ेगा, फिर हम कह सकते हैं वाकई कांग्रेस एक बार फिर उभर कर आ रही है अगर 3 राज्य जीते। लेकिन अगर कांग्रेस तेलंगाना जैसे राज्य में हारती है, ये उनकी तीसरी लगातार हार होगी। और आपने देखा होगा किसी भी राज्य में एक बार कांग्रेस 3 लगातार बार हारती है तो वो कमजोर होती है और बिखर जाएगी कांग्रेस। अगर कांग्रेस इस बार भी तेलंगाना हारती है तो चुनाव के बाद आप देखेंगे कई कांग्रेस के एमएलए बीआरएस में एक बार फिर चले जाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि आपने इंडिया अलायंस की बात की, एक इंडिया अलायंस के मेंबर ने कहा मुझे कि अगर कांग्रेस जीतती है तो हमारी परेशानी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि फिर कांग्रेस बिल्कुल हम पर हावी होगी। कांग्रेस कहेगी ये कोई इंडिया अलायंस नहीं है, ये कांग्रेस लेड अलायंस है जिसमें जो हम कहेंगे वही हम आपको करना पड़ेगा। तो एक तरह से कांग्रेस, कई लोग चाहते हैं कि ये 2-2 बन जाए जिससे बीजेपी भी खुश हो और कांग्रेस भी कुछ हद तक खुश हो। अब 1-3 या 4-0 अगर कहीं किसी तरफ हो जाए तो फिर मामला बड़ा एक तरह से पेचीदा बन जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस के जो एलाइज है, सहयोगी दल है जो इंडिया अलायंस में है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस जीते लेकिन ज्यादा भी नहीं जीते। और एक मैं कहूं, तेलंगाना बड़ा कैश रिच स्टेट है। आपके पास कर्नाटका और तेलंगाना आपके पास आ गया तो आपको रिसोर्सेज भी मिलते हैं जो आपको जनरल इलेक्शन में, आम चुनाव में रिसोर्सेज की बहुत जरूरत है, क्योंकि 80%, 70-80% आज बीजेपी के पास है
बाकियों के पास कम है। तो इसलिए ये चुनावों का महत्व 2024 से सेमीफाइनल नहीं है, लेकिन इन चुनावों से आपकी रणनीति, आपका संगठन जो जीतता है वो शायद उनका जो मोरल है, मनोबल है, वो जरूर बढ़ेगा अगर जीत होती है तो। मिलिंद सर, जो स्कोर कार्ड की चर्चा हमने करी है, अगर वो 3-2 हो जाएगा अगर कांग्रेस के लिए, तो उनके लिए वो फायर जो है वो इंडिया अलायंस में नजर आ सकती है। सर ने एक बात कही, राजीव सर ने, कि इंडिया अलायंस चाहता तो है कि कांग्रेस जीते, लेकिन ज्यादा ना जीते। नहीं, तो जो फाइनल और सेमीफाइनल की बात हो रही है, मुझे सिर्फ आखिरी में ये कहना है हाँ। कि वो हो सकता है राजदीप की ये अगर ये एक तरह से विपक्ष की प्राइमरी है, ये जो चुनाव है या सेमीफाइनल जो है विपक्ष के लिए या इंडिया अलायंस के लिए, कि अगर इसमें कांग्रेस जीतती है तो विपक्ष में फाइनल में एक तरह से कांग्रेस खेलेगी विपक्ष की तरफ से, और अगर हारती है तो फिर उसको इंडिया अलायंस में समझौता करना पड़ेगा। तो भले ही ये 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल ना हो, ये विपक्ष के लिए एक सेमीफाइनल जरूर हो सकता है कि उसका लीडर कौन होगा। ये एक तरह से एक प्राइमरी जैसे अमेरिका में होती है उस तरह का हो सकता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा मिलिंद आपने कहा, प्राइमरी हो सकता है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि अगर कांग्रेस, आपको याद होगा पिछली बार 2023 में, सॉरी 2018 में मिलिंद, कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीती थी, लेकिन तीनों राज्यों में 2023 में उनको हार झेलनी पड़ी। तो ये कमजोरी कांग्रेस को सीखनी चाहिए कि जनरल इलेक्शंस इज नॉट द सेम एज स्टेट इलेक्शन। सभी को ये सीखना चाहिए, आपको हर चुनाव अलग तरीके से लड़ना होता। जी बिल्कुल, जो 23 के चुनाव हैं वो 24 से मैच नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा होंगे। आप आज इस साप्ताहिक सभा में जुड़े, आपका खूब खूब शुक्रिया सर। आपने इतना वक्त निकाला, आप हैदराबाद में लगातार कवर कर रहे हैं इलेक्शन, उसमें से वक्त निकाला, उसके लिए तो खास तौर पर शुक्रिया।